नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं इतिहास, विश्व इतिहास के कुछ विषय। पाठ नंबर 2, लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर में हम मेसोपोटामिया की जो सभ्यता बहुत प्राचीन जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता उससे समकालीन है, उसके बारे में, उसके महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो जानकारी मिल सके। मेसोपोटामिया की सामान्य जानकारी। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच स्थित ये प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से ही हुई थी, ऐसा माना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल साहित्य, गणित के लिए प्रसिद्ध थी। तो आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं मेसोपोटामिया, आज का जो इराक, ईरान जो है, इराक की जो राजधानी बगदाद, ये एरिया था मेसोपोटामिया का एरिया। अब मेसोपोटामिया का अर्थ, ये शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से बने हैं। मसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बने हैं। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियाँ जो उनके बीच उपजाऊ जो धरती है उसकी ओर इशारा करता है, और इसकी वजह से यहाँ की उपजाऊ जमीन थी, यहाँ खुशहाली थी, यहाँ बहुत बड़ी बस्ती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें मेसोपोटामिया की भाषा। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अक्दी भाषा, बाद में अरामाइक भाषा बोली जाती थी। आपको और जानकारी दे दें, अरामाइक एक भाषा है जो इब्रू भाषा से मिलती जुलती है और आज वर्तमान में इराक के कुछ भागों में बोली भी जाती है। तो ये भाषा, उसमें 3 भाषाएं थी, याद रखना। इसके अलावा मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक स्रोत की, मेसोपोटामिया की जो जानकारी है हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टियाँ और लिखित दस्तावेज। इसके अलावा मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। दूसरा पॉइंट है, इसके उत्तरी भाग को एसीरियाइयों के कब्जा होने के बाद एसीरिया कहा जाने लगा। नंबर 3 है, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। इसके अलावा दोस्तों और जानकारी दे दें हम, यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान है। पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। नंबर 5, यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई थी, पता लगा था वो कांसे की थी, कॉपर की। नंबर 6, श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। नंबर 7, यहाँ खाद्य संसाधन तो खूब थे परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान या खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। दोस्तों आपकी जानकारी के बता दूं, खाड़ी देश उनको कहा जाता है जहाँ तेल के भंडार है। इसके अलावा 8वां पॉइंट है, यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी और व्यापार जो है जल मार्ग के द्वारा किया जाता था। और लास्ट पॉइंट 9वां पॉइंट है, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब, लेन देन रखने के लिए लेखन कला का विकास हुआ। ऐसा कहा जाता दोस्तों, मेसोपोटामिया में सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ और लेन देन के मामले में तो खासकर। इसके अलावा मेसोपोटामिया की लेखन कला की बात कर लें, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग 3200 वर्ष पूर्व की हैं। इन पर सरकंडे की थिकी नोक से किलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था
और यो काम करना बहुत ही मुश्किल होता था। वो एक परफेक्ट जो स्पेशलिस्ट है वो इस काम को कर पाता था, तो ये बहुत ही सावधानी से किया जाता था। लेखन प्रणाली की विशेषताएं बताइए। नंबर 1, ध्वनि के लिए किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक वर्जन या स्वर नहीं होता था। नंबर 2, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। नंबर 3, सूखने से पहले इन्हें गीली पट्टी पर लिखना होता था। नंबर 4, लिखने के लिए कुशल यानी जो स्पेशलिस्ट व्यक्ति है उसकी आवश्यकता होती थी। और नंबर 5, इसमें भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य के रूप में दिखाना होता था। अब बात करते हैं दोस्तों मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु के बारे में। दजला और फरात नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती थी। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती थी। स्टेमनी जो भाग था उस पर विशेष तौर पर पशुपालन किया जाता था। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया में काल गणना या समय गणना कैसे करते थे। काल गणना और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा, भाग, वर्ग, मूल, चक्रवर्ती ब्याज आदि से परिचित थे। काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने एक वर्ष का 12 महीने, एक महीने में 4 सप्ताह, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट का विभाजन किया था। अब बात करते हैं दोस्तों मेसोपोटामिया के शहरों के प्रकार। नंबर 1, वह जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए शहर। नंबर 2, जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर। नंबर 3, शाही शहर। अब शहरी जीवन की विशेषता बताते हैं। शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था। विभिन्न कार्यों से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें विभिन्न जगह से आती थी। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के मंदिर की। मेसोपोटामिया के मंदिर साधारण घरों की तरह ही थे। वे कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था। इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान थे। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। उस समय के साथ बड़े होते गए मंदिरों की बाहरी दीवार कुछ खास अंतराल के भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई थी होती थी, और यही सबसे मेन मुख्य जो मंदिरों की विशेषता भी थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया में देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए आम, दही, मछली लाते थे। स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। आराध्य देव समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने जैसी जो प्रक्रिया होती थी, जैसे तेल निकालना, अनाज आदि, मंदिरों के पास ही की जाती थी। कह सकते हैं मंदिर जो थे धार्मिक आस्था के केंद्र थे। मेसोपोटामिया के शासक समय का ये विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया और वहाँ से ये रोम, इस्लाम की दुनिया में और बाद में मध्य यूरोप में पहुँच गया। मेसोपोटामिया के शासक गिलगेमिस उरुक नगर का शासक था, महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद एसीरियाई शासक अशुरबनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की जो पट्टिकाएँ मंगवाकर एक पुस्तकालय स्थापित किया था। इसके अलावा 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना गया। नबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे।
दोस्तों हम जल्द हाजिर होंगे कि नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।